है सारी वैल्यू को एक ग्रुप में मैनेज करना। उसका फायदा यह है कि आप आसानी से उस ग्रुप पर ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, मिनिमम, मैक्सिमम। इसके अलावा आप आसानी से लूप लगाकर वैल्यू को ट्रेड कर सकते हैं। आप जो भी कंटेनर आप यूज करते हैं, हर कंटेनर की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था लिस्ट कंटेनर। तो लिस्ट कंटेनर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि लिस्ट इज म्यूटेबल। इनिशियली जब आपने लिस्ट अपने प्रोग्राम में बनाई थी, तो आप उस लिस्ट में लेटर ऑन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और भी वैल्यूज ऐड कर सकते थे। अपेंड मेथड हमने देखा था, लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है। इंसर्ट मेथड हमने देखा था, आपके बताए गए पोजीशन पर इंसर्ट करता है। और उसके बाद हम इंडेक्स पर जाकर वैल्यू को असाइन करके भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। डुप्लीकेट वैल्यूज लिस्ट के अंदर आती हैं। आज आगे बढ़ेंगे और डिलीट करना सीखेंगे। अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, उसमें से वैल्यूज अगर मुझे डिलीट करनी है तो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास लिस्ट है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 10, 25, 10, 40, 10, 50, 10, 70। मान लीजिए कुछ वैल्यूज मैंने अपनी लिस्ट में रखी हुई हैं। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि अगर लिस्ट में से हम वैल्यूज को डिलीट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 5 तरीके होते हैं लिस्ट में से, अगर हम अपनी वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हैं। पहला तरीका होता है, आप डेल ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो पहली बार हम इस डेल ऑपरेटर को पढ़ रहे हैं। डेल ऑपरेटर पाइथन के किसी भी वेरिएबल को डिलीट करने के लिए यूज हो सकता है, या किसी भी कंटेनर के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए भी यूज हो सकता है। अगर मैं डेल के आगे एक्स लिख दूं तो इसका मतलब है डेल ऑपरेटर एक्स लिस्ट को डिलीट कर देगा। आगे के प्रोग्राम में अब लिस्ट नहीं है। हमारा पर्पस ये नहीं था। हमारा पर्पस था कि लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो डेल ऑपरेटर को हम लिस्ट के साथ उस एलिमेंट का इंडेक्स बताएंगे, उस इंडेक्स के एलिमेंट को ये डिलीट कर देगा। तो अब मैं यहाँ पर इंडेक्स ऑपरेटर के साथ अपना इंडेक्स बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -1, या मान लीजिए मैंने सिंपल 1 लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा, लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा उसको डिलीट कर देगा। तो डेल ऑपरेटर आपसे एलिमेंट नहीं पूछता है, एलिमेंट का इंडेक्स पूछता है। और अगर वो इंडेक्स गलत हो गया तो एरर भी आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, डिलीट एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट इंडेक्स। शिफ्टिंग भी होगी, तो यानी कि जो अब फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो कौन बन जाएगा, जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट पर आ जाएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ऑपरेशन इंटरनली रहेगा, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग वाला काम भी होता है। अब देखो, पहले फर्स्ट इंडेक्स पर 20 था। अब फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट को जब हमने डिलीट करा तो फर्स्ट इंडेक्स पे 30 से ये आ गया, और 10, एक एक एलिमेंट सारे के सारे हमारे शिफ्ट हो गए। ये एक तरीका हो गया एलिमेंट को डिलीट करने का। अब डिलीट करने का दूसरा तरीका, लिस्ट के पास एक मेथड होता है जिसका नाम है पॉप। आप पॉप मेथड का यूज करके भी एलिमेंट को इंडेक्स का यूज करके डिलीट कर सकते हैं। तो एक्स डॉट पॉप, और मान लीजिए आपने यहाँ पर इंडेक्स में लिख दिया इस बार 1। तो अब ये थोड़ी बोलेंगे आप कि सर फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट तो डिलीट हो गया है। अब जो भी नया एलिमेंट आया होगा फर्स्ट इंडेक्स पर वो कंसीडर होगा। तो कोई भी ऑपरेशन जो आप लिस्ट पर करते हैं वो उस लिस्ट पर नहीं होता है जो इनिशियली आपने बनाई थी, बल्कि उस लिस्ट पर होता है जो उस लाइन पर अपडेटेड हो गई है।
तो इस लाइन पर अपडेटेड लिस्ट में से तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो पहले एलिमेंट था वो डिलीट हो गया है, और जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट पर आ गया है ना। तो उस वाली लिस्ट पर जो अपडेटेड हो गई है उस पर फर्स्ट इंडेक्स में कौन है, वो एलिमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो सर ये बताओ इसमें और इसमें फिर क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस है कि पॉप मेथड क्या करता है, जिस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करेगा, डिलीट करने के बाद उस एलिमेंट को आपको रिटर्न भी करता है, सो डैट अगर आपको लगता है कि गलती से डिलीट हो गया है तो आप उसको दोबारा से अपेंड कर सकते हैं, आपको वो एलिमेंट दे दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूं और साथ में वो एलिमेंट भी आपको दिखाऊं कि क्या डिलीट हुआ था, तो मैं उसको भी प्रिंट कर सकता हूं। देखो, तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन था, यहाँ पे 30 अपडेटेड लिस्ट में। अब उसके बाद जब लिस्ट प्रिंट कराई तो ये आ गई, और जो डिलीट हुआ था वो मैंने प्रिंट कराया, दिख रहा है कि 30 डिलीट हुआ है। यानी कि डेल और पॉप दोनों में इंडेक्स ही पास किया जाता है, लेकिन डिफरेंस आता है डिलीट एंड रिटर्न। वहां पर रिटर्न नहीं है, सिर्फ डिलीट है। यहाँ पे डिलीट एंड रिटर्न एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो जो भी आप इंडेक्स दे रहे हैं उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो डिलीट भी हो जाएगा और आपको वापस भी करके दे दिया जाता है। अगर आपको उस एलिमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो डेल ऑपरेटर से आप अपना काम कर सकते हैं, और आपको उस एलिमेंट में इंटरेस्ट है तो आपको पॉप मेथड लगाना चाहिए। दूसरा, जो आपका पॉप मेथड है वो ये कह रहा है कि अगर आप मुझे नहीं भी बताओ कि कौन सा एलिमेंट डिलीट करूं, उसका इंडेक्स आप मुझे ना भी बताओगे, तो ऑटोमेटिकली मैं -1 मान लेता हूँ। तो -1 अगर ये इंडेक्स अपने आप मान लेगा, तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट डिलीट होता नजर आएगा मुझे, लास्ट वाला। ठीक है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं। तो लास्ट एलिमेंट था अपडेटेड लिस्ट में 70 था, अब वो डिलीट हो गया। ठीक है, आपने उसे प्रिंट करना था, प्रिंट कर दिया। तो जरूरी नहीं है प्रिंट कराओगे, मैं तो बस समझा रहा हूँ। डिलीट एंड रिटर्न लास्ट एलिमेंट ऑफ। अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट ही ना हो तो एरर आ जाएगी, लिस्ट खाली है तो। डिलीट एंड रिटर्न लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है सर। अब कोई ऐसा तरीका नहीं है हम एलिमेंट को उसकी वैल्यू से डिलीट करें। हमें ये पता है कि मुझे 10 डिलीट करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो किस इंडेक्स पर है। तो अब हमारे पास एक तीसरा तरीका है ना। इवन आप उसे चौथा कहना चाहें तो कह सकते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा मान लो, तीसरा मान लो, मर्जी है आपकी। तो रिमूव नाम से एक मेथड हमारे पास। रिमूव मेथड कहता है मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे वो एलिमेंट ही चाहिए जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो हमने इसको कह दिया भाई 10 को रिमूव करना है, रिमूव कर दो 10 के लिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला, सर ये 10 अगर हुआ ही नहीं तो एरर आ जाएगी, एलिमेंट नॉट इन लिस्ट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये एलिमेंट एक से ज्यादा बार हुआ तो, क्योंकि इंडेक्स में तो ये क्वेश्चन होता ही नहीं है कि फर्स्ट इंडेक्स अगर 3 बार हो ही नहीं सकता, एक इंडेक्स एक ही बार होता है लिस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर 10 4 5 बार हुआ तो क्या जितनी बार है हर जगह से रिमूव हो जाएगा, आंसर इज नो, फर्स्ट अक्रेंस रिमूव होगी। तो 10 फर्स्ट अक्रेंस जहां पर है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस समय लिस्ट जब अपडेट हुई है उस समय देख लो पहली बार 10 कहाँ पर आया है, सिर्फ वहां से डिलीट होगा, उसकी जगह बाकी जितने एलिमेंट हैं जैसे थे वैसे ही रहेंगे, शिफ्टिंग होगी है ना, बट बाकी 10 अपनी जगह रहेंगे, ठीक है, लिस्ट में रहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ प्रिंट ऑफ एक्स, तो इस लाइन से पहले देखो 10 1 2 3 4 5 जगह है। उसके बाद जब मैंने डिलीट करा तो पहला वाला डिलीट हो गया, पहली बार जो आया वो यही था। ये वाला एज इट इज है, शिफ्ट होकर इधर आ गया, ये वाला एज इट इज है, ये वाला एज इट इज है, सारे के सारे एज इट इज है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन आपका यही होगा, ठीक है, इसको लिख दो, डिलीट फर्स्ट occurrence ऑफ गिवन एलिमेंट, एरर इफ नॉट। तो एरर तो सब में ही आएगी, इंडेक्स वाले में भी एरर आएगी। इस बार करके दिखा देते हैं। एरर कह रहा है 100 तो है ही नहीं लिस्ट में, रिमूव कैसे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगर मुझे कोई वैल्यू लिस्ट में से डिलीट करनी है और उसके जितने अकरेंसेस हैं, जितनी बार वो आती है लिस्ट में, हर जगह से हम डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या कोई तरीका है। हमने कहा अच्छा, अब ये सोचो, अगर मैं फिर से लिख दूं एक्स डॉट रिमूव ऑफ 10, तो इस बार जब हम 10 को रिमूव करेंगे तो क्या आप ये बोलेंगे एरर आ जाएगी, क्योंकि इसकी फर्स्ट अकरेंस तो पहले डिलीट हो गई है। अरे जब जो सेकंड थी वो फर्स्ट बन गई होगी हमारी, तो इस बार वो डिलीट हो जाएगी। तो लॉजिकली अगर हम सोच पाए तो फिर हम ये कहेंगे कि फिर हम रिमूव मेथड 10 के साथ उतनी बार कॉल कर देते हैं जितनी बार 10 हमारा लिस्ट के अंदर आता है। हर बार एक एक अकरेंस जो आएगी सबसे पहली बन जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी हमारे। और जब लिस्ट में 10 ना हो, अब रिमूव मेथड आप कॉल ना करें। इसका मतलब अगर मैं ऐसे कर दूं एक्स डॉट रिमूव 10, फिर कर दूं, फिर कर दूं, तो अब देखो एक बार डिलीट हो गया यहाँ से, फिर डिलीट हो गया इसकी वजह से यहाँ से, फिर इसकी वजह से डिलीट हो जाएगा यहाँ से, फिर इसकी वजह से डिलीट हो जाएगा यहाँ से, एक बार और कर दो। अब सर ये तो कोई बात नहीं हुई, आप मैनुअली इस काम को कर रहे हो। हमने कहा अब तक जो पाइथन पढ़ाई गई है उसमें आपने कुछ ऐसा पढ़ा है कि किसी काम को बार बार करना हो तो करना ना पड़े, लिखना एक बार पड़े, हो जाए बार बार। लूप लगा लो। अब लिस्ट ने थोड़ी कहा कि लूप लगा लो, ये तो आप सोचो कि आपको लूप लगाना है कि नहीं लगाना है। लिस्ट ने अपनी बात बता दी कि भाई रिमूव मेथड जिस एलिमेंट के लिए आप कॉल कर रहे हो, एक बार में एक ही अकरेंस डिलीट होती है, वो कौन सी जो सबसे पहले आई होगी। ठीक है। अब मैंने सोचा कि चलो इस काम को बार बार करने से, हम लिखने से अच्छा है क्या लगा लेते हैं, लूप लगा लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर लूप वाइल के बारे में सोचूं या फॉर के बारे में सोचूं, दोनों के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इस काम को वाइल से करूंगा तो मुझे वाइल को बताना पड़ेगा कि वाइल इस लाइन को कब तक चलाऊं। तो यहाँ पर आपको क्या बतानी पड़ती है, कोई एक कंडीशन। अब वो कंडीशन कुछ ऐसी सोचो कि वो ट्रू आती रहे अगर लिस्ट में 10 है। अगर लिस्ट में 10 ना हो तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, ताकि अंदर रिमूव वाला कोड चलना ही नहीं चाहिए। क्या लगा मैं यहाँ पर, वाइल 10 इन एक्स, जब तक 10 एक्स में है कंडीशन ट्रू आएगी, अंदर जाओ 10 को रिमूव कर दो। लूप दोबारा चला, 10 अभी भी है एक्स में, हमने कहा अभी और है, ट्रू, फिर एक डिलीट हो गया। जब सारे 10 रिमूव हो जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा कि ये फॉल्स दे देगा, अब 10 है नहीं लिस्ट के अंदर, जब नहीं है तो अंदर हमें जाना ही नहीं है। ठीक है। तो ये कोड क्या करेगा, ये एक लाइन का कोड, जिस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं सारे एलिमेंट आपके डिलीट कर देगा। अब इसमें से कहीं भी 10 आपका नहीं होगा। ठीक है। अब एक आखिरी तरीका, अगर हम किसी भी लिस्ट के एक साथ सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, हमें ना उनका इंडेक्स पता, ना हमें उनकी वैल्यू पता है, हम चाहते हैं जितने भी हैं सब डिलीट हो जाएं, बट लिस्ट मेमोरी में रहे, एम्प्टी हो जाए, लिस्ट खाली हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है क्लियर। तो क्लियर मेथड क्या करता है, इस काम को कर देता है। वापस कुछ नहीं करेगा, सब डिलीट हो जाएंगे, लिस्ट खाली हो गई, लिस्ट में कुछ नहीं बचा।
ठीक है। अब लिस्ट से हम एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, अपेंड करना कर हमने सीख ही लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं सर यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमने लिस्ट जो बनाई है उसमें पहले से ही हमने अपनी वैल्यूज को रखा हुआ है। हम इस बार यूजर से इनपुट करना चाहते हैं। तो हम जब ऐसा करते हैं तो मान के चलते हैं इनिशियली हमारी लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने क्या करा, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। अब इसमें जितनी वैल्यूज हम रखना चाहेंगे यूजर से इनपुट कराएंगे। अब यूजर से इनपुट जब वैल्यूज आप कराते हैं तो आपको पहले ये पता होगा कि आप किस टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। तो उसी टाइप की वैल्यू फिर लिस्ट में आप अपना ऐड करेंगे। तो मान लीजिए मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई है। अब जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट कराई मैंने उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा और एक वेरिएबल बी में स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इस बी में जो वैल्यू आई है उसको एक्स में पहुंचाएंगे, यानी कि एक्स के अंदर ऐड करेंगे। तो लिस्ट में वैल्यू को ऐड करने के लिए हमारे पास एक अपेंड मेथड था और एक इंसर्ट मेथड था। बेटर ऑप्शन होता है अपेंड मेथड जो लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देगा हमारा। तो मैं अपेंड को प्रेफर करूंगा, तो मैंने कर दिया अपेंड। और अपेंड में क्या पास कर दें, एक वैल्यू। सर वो वैल्यू डायरेक्ट हार्ड कोडेड नहीं है, एक वेरिएबल में रखी हुई है, तो अपेंड के अंदर आप वेरिएबल भी दे सकते हो। ठीक है। अब सर ये बताइए, ऐसा करने से लिस्ट में एक ही वैल्यू तो अपेंड होगी, तो आपने कोड भी तो एक ही बार लिखा है अपेंड का। अपेंड जितनी बार चलेगा उतने एलिमेंट अपेंड कर देगा। अब सर अगर मैं दोबारा फिर से अपेंड लिखूंगा तो फिर से एक नई वैल्यू आनी चाहिए, नहीं तो वही वैल्यू फिर अपेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस काम को और इस काम को यानी इन दोनों स्टेटमेंट को कई बार चलाना चाहते होंगे। इनपुट आएगा अपेंड हो जाएगा, फिर इनपुट आएगा फिर अपेंड हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या करना चाहते हैं, एक लूप लगाना चाहते हैं। एक लूप लगा लीजिए। मान लीजिए मैं 3 बार इस काम को करना चाहता हूँ, तो मैंने 3 बार का लूप लगा लिया। ठीक है। अब यूजर से इनपुट आएगा, बी में स्टोर होगा, अपेंड हो जाएगा, फिर लूप चलेगा, ये काम बार बार होता रहेगा। उसके बाद लिस्ट को आप प्रिंट करा के चेक कर लो। कई बार प्रोग्रामर क्या करते हैं, जब लिस्ट का वेरिएबल बनाते हैं, आई जैसे आपने बनाया, अगर आप ध्यान से देखें तो उस आई वेरिएबल का कहीं पर कोई यूज तो हो नहीं रहा है। लूप के अंदर हम अपेंड में वी लिख रहे हैं, आई का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। तो जब आप लूप के वेरिएबल का लूप के अंदर लिखे स्टेटमेंट में यूज नहीं करते हैं, तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर रख देते हैं, क्योंकि अंडरस्कोर एक वैलिड नाम होता है। पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल का नाम सिर्फ अंडरस्कोर भी रखा जा सकता है। तो जब हम किसी वेरिएबल का नाम सिंपली अंडरस्कोर रख देते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में कि इस जगह पर वेरिएबल बनाना हमारी मजबूरी थी। हम इसका यूज भले ही नहीं करेंगे आगे, लेकिन सिंटैक्स को पूरा करने के लिए एक नाम तो हमें देना ही पड़ेगा। तो उस जगह पर हम क्या लगा देते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो कई बार जब आप इंडस्ट्री में जाके किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो पाइथन के बहुत सारे कोड में आपको वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर, आजू बाजू नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर नजर आएगा। और इसका मीनिंग सिर्फ यही होगा कि इस जगह पर एक सिंटैक्स था जहां वेरिएबल मुझे बनाना है लेकिन मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो सिंटैक्स को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर लिख दिया है। ठीक है। चलो, अब यूजर से इनपुट लेकर हम इस काम को कर पा रहे हैं। सर ऐसा हो सकता है कि हम यूजर से ये भी पूछें कि यूजर बताओ लिस्ट में कितने एलिमेंट रखना चाहते हो। तो अभी आप ध्यान से देखो, आपका जो लूप है वो 3 बार चल रहा है। तो आप यूजर से इस संख्या को पूछ सकते हैं कि यूजर बताओ कितनी बार इस काम को करना चाहते हो। तो यूजर की भाषा में हम क्या पूछेंगे, यूजर से साइज पूछेंगे। तो यूजर से हमने साइज पूछ लिया।
लिस्ट का, कि कितना साइज वो लिस्ट का रखना चाहता है। एंटर साइज। अब जो भी यूजर ने साइज दिया होगा उतनी बार लूप चल जाएगा। मैंने कहा 4, तो 4 वैल्यू दे दो फिर, जितनी बार आप लूप चलाना चाहते हैं आप यूजर से पूछ लो इस बात के लिए। ठीक है। अब लिस्ट में हमें वैल्यू ऐड करनी आ गई। लिस्ट बनाने के कुछ और तरीके देखते हैं। जैसे मेरे पास एक एक्स नाम की लिस्ट है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, और एक बाई नाम की लिस्ट है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं। अब मैं ये चाहता हूं एक्स नाम की लिस्ट और बाई नाम की लिस्ट मर्ज होकर एक तीसरी लिस्ट में आ जाए। एक्स में कोई चेंज नहीं करना है मुझे, वाई में कोई चेंज नहीं करना है। लेट अस सपोज जेड नाम की एक तीसरी लिस्ट में बनाना चाहता हूँ, और उसमें एक्स वाले एलिमेंट भी हों और वाई वाले एलिमेंट भी हों। तो दो लिस्ट को मुझे मर्ज करना है। तो अब यहाँ पर फिर से आप क्या कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। प्लस ऑपरेटर को हम अब तक दो तरह से जानते हैं। पहला, अर्थमेटिक एडिशन करने के लिए हम लोग प्लस का यूज कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस का यूज कर सकते हैं। तीसरा, आज हम सीख रहे हैं दो लिस्ट को मर्ज करने के लिए भी हम प्लस का यूज करते हैं। तो पहली लिस्ट प्लस के पहले, दूसरी लिस्ट प्लस के बाद। अब ये सिंटैक्स क्या करेगा, इन दोनों लिस्ट का डेटा एक तीसरी लिस्ट के अंदर मर्ज कर कर मुझे वापस कर देगा। अब तीसरी लिस्ट में पहले एक्स वाले एलिमेंट होंगे, उसके बाद फिर वाई वाले एलिमेंट हमारे आएंगे। अब इस काम को आप चाहे थे तो लूप लगाकर भी कर सकते थे, लेकिन उसका एक शॉर्टकट आ गया कि आप इस काम को डायरेक्ट कर सकते। तो क्या करता है, रिटर्न से न्यू लिस्ट आफ्टर मर्जिंग एक्स एंड वाई। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि सर मुझे तीसरी लिस्ट नहीं बनानी है, मैं चाहता हूं एक्स के अंदर ही बाई वाले एलिमेंट अपेंड हो जाएं, एक्स में ही बाई के एलिमेंट अपेंड हो जाएं। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने पढ़ा रखा है एक्स डॉट अपेंड, क्योंकि अपेंड से नई लिस्ट नहीं बनती है, एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही आपका एलिमेंट अपेंड हो जाता है। लेकिन इस बार कुछ सोचने को है। अपेंड में अब तक आप वैल्यू लिखते थे, लाइक इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। इस बार आपको क्या लिखना है, वाई। वाई अपने आप में एक लिस्ट है। तो जब हम एक्स के अंदर वाई को अपेंड करते हैं और वाई अपने आप में एक लिस्ट है, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग, वाई एज ए नेस्टेड लिस्ट एक्स के अंदर सिंगल एलिमेंट बनकर ऐड हो जाएगा। यानी कि एक्स में वाई के एलिमेंट नहीं आएंगे, वाई एज एलिमेंट आ जाएगा। यानी कि एक्स में वाई क्या बन जाएगी, नेस्टेड लिस्ट। पहला मीनिंग ये हो सकता है। दूसरा मीनिंग वही जो हम चाहते हैं कि वाई को ऐड नहीं करना है, मुझे तो वाई के इंडिविजुअल एलिमेंट अपेंड करने थे एक्स में, मैं ये चाहता था। तो अभी जो मैंने लिखा है वो क्या हो जाएगा, नेस्टेड लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि वाई के एलिमेंट एक्स में अपेंड नहीं हुए, वाई एज इट इज अपेंड हो गया किसमें, एक्स में। ठीक है, यानी कि बन गई नेस्टेड लिस्ट। अब ये तो हम नहीं चाहते थे। तो यहां पर क्या होगा, हम चाहते थे वाई के एलिमेंट आए, तो उसके लिए हम एक्सटेंड नाम का मेथड यूज करते हैं। तो एक्सटेंड मेथड कहता है, लाओ मुझे दे दो एक लिस्ट, मैं अपेंड की तरह ही काम करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले अपने अंदर एक लूप लगाऊंगा, वाई से एक एक एलिमेंट निकालूंगा और उनको अपेंड करता जाऊंगा एक्स के अंदर। आपको ये काम खुद नहीं करना पड़ेगा। अगर एक्सटेंड मेथड नहीं बनाया जाता
तो आप खुद भी वाई पर लूप लगाकर एक एक एलिमेंट को अपेंड कर ही सकते थे एक्स के अंदर, आपको ना करना पड़े, एक्सटेंड मेथड बना दिया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे वाई के एलिमेंट अपेंड होंगे एक्स में, ना कि वाई एज ए नेस्टेड लिस्ट अपेंड होगी। 10 20 10 20 30 elements of y are appended to x। ठीक है। अब पाइथन की लिस्ट में हम रिपीटेशन भी करा सकते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास कोई लिस्ट है एक्स नाम की, जिसमें 10 20 30 है या 10 20 है। अब मैं चाहता हूं कि एक नई लिस्ट बने जिसमें 10 20 फिर से आ जाए, फिर से 10 20 आ जाए। तो अब आप इस काम को कितनी बार करना चाहते हैं? आप मल्टीप्लीकेशन सिंबल जो स्ट्रिंग में रिपीटेशन वाला काम करता था, लिस्ट के साथ भी यही बिहेवियर शो करता है। तो लिख दिया मैंने 3। इसका मतलब है एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं को फिर से अपेंड कर दो 3 बार, और ऐसा करके एक्स में कोई चेंज नहीं करना है, एक नई लिस्ट बना देनी है और वो नई लिस्ट में ये रिजल्ट आपको दिखाना है। 10 20 30, सॉरी 10 20 एक बार, फिर 10 20 दूसरी बार, 10 20 तीसरी बार। अब देखो इस अप्रोच का क्या एडवांटेज होता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं किसी बैंक में मुझे एक बार में 100 अकाउंट ओपन करने हैं और हर अकाउंट का इनिशियल बैलेंस मुझे 0 रखना है। आपको एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें उन सारे बैलेंस को एक लिस्ट में स्टोर करना है, और हर बैलेंस की इनिशियल वैल्यू 0 ही है। प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो जिसको अपडेट करना होगा कर लेंगे। तो अब अगर मैं इस काम को करना चाहूँ तो बैलेंस इक्वल टू, अब मुझे कितने जीरो लिखने पड़े, 1 2 3 4 5, कहाँ तक लिखोगे सर आप? तो लिखो ही मत ना। क्या करो, एक लिस्ट बनाओ खाली जिसमें क्या लिख दो, 0। अब इस लिस्ट को कितनी बार रिपीट कर देना है? 100 टाइम्स। अब इससे क्या होगा, एक नई लिस्ट बनेगी, उस नई लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट के 100 रिपीटेशन हो जाएंगे। अब जो नई लिस्ट बनेगी वो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर ली। ये देखो कितना फास्ट हो गया, 100 खाते खुल गए, सबका बैलेंस 0। अगर ये नहीं होती ट्रिक तो काम तुम कर ही लेते, लूप नॉर्मल लगा लेते, लेकिन उसमें ज्यादा लिखना पड़ता, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता। ये थोड़ा क्विक हो गया हमारे लिए। ठीक है, चलो। अब अगर हम लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और तरीका है लिस्ट को क्रिएट करने का। देखो एक तरीका तो ये हो गया, आप पहले से लिस्ट में क्या वैल्यूज रखना चाहते थे जानते थे, तो उसी समय जब लिस्ट बनाई आपने उसमें वैल्यू मेंशन कर दी। दूसरा तरीका आप यूजर से इनपुट करके करा सकते थे, वो सीख लिया। तीसरा तरीका है कि आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं लेकिन वो दो एग्जिस्टिंग लिस्ट का मर्जिंग है यानी कॉम्बिनेशन है, वो भी सीख लिया। आप एक लिस्ट बना सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट को रिपीट करके, वो भी सीख लिया। एक और तरीका लिस्ट क्रिएट करने का, और लिस्ट फंक्शन का यूज करके भी लिस्ट को बनाया जा सकता है। क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग लिस्ट फंक्शन। तो लिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है, इसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके फ्लेवर क्या क्या है।
पहला फ्लेवर है एम्प्टी लिस्ट बनाना। अगर आप लिस्ट फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें कुछ भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो ये एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर देगा। तो अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी होगी तो शायद मैं इस अप्रोच की जगह ये अप्रोच यूज करूंगा, क्योंकि इससे भी क्या बन जाएगी, आपकी एम्प्टी लिस्ट ही बन जाएगी। तो अगर आप एम्प्टी लिस्ट ही बनाना चाहते हैं तो रिकमेंडेड अप्रोच यही है। ठीक है। तो लिस्ट फंक्शन का यूज हम कब करें, जब आप किसी स्ट्रिंग से लिस्ट बनाना चाहते थे। तो लिस्ट फंक्शन में आप स्ट्रिंग पास कर सकते, बिना लूप लगाए, बिना अपेंड लगाए, ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को लिस्ट में अपेंड कर दिया जाएगा और वो आपने एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ली है। तो लिस्ट फंक्शन एज आर्गुमेंट आपसे स्ट्रिंग भी मांगता है और उस स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को एक नई लिस्ट में अपेंड करके आपको दे दिया जाएगा। क्विक हो गया। इस काम को मैं, अगर ये नहीं पढ़ाया जाता पाइथन में, तब भी कर ही लेता मैं, ठीक है, लेकिन मुझे टाइम ज्यादा लगता। अब ये फास्ट हो गया। तो आफ्टर अपेंडिंग करेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग, अब लिस्ट बनाने का दूसरा तरीका, आप लिस्ट फंक्शन में रेंज फंक्शन से बनी हुई सीक्वेंस भी पास कर सकते। तो रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी 1 to 10 बनेगी। अब उस सीक्वेंस के एलिमेंट को अपेंड करके लिस्ट में ला दिया जाएगा। ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा, अपने आप लिख लेना। तो नई लिस्ट रिटर्न होगी और इसमें एलिमेंट अपेंड होंगे। और आए कहाँ से हैं जो अपेंड हो रहे हैं, जो रेंज फंक्शन से सीक्वेंस बनी है उसी के एलिमेंट को अपेंड कर दिया गया है हमारा लिस्ट के अंदर, एक एक करके। अब सोचो मैं आपसे कहूं कि मुझे एक यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन सबके रोल नंबर स्टोर करने हैं, एक लाइन का कोड बनाना है बस मुझे। लिस्ट फंक्शन में रेंज फंक्शन डाल दो, सबके रोल नंबर असाइन करने हैं। बताओ कितने हैं, अपने कितने हैं, 10,000। ये लो। इतना ज्यादा डेटा हो गया कि आइडल उसे दिखाई नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो आराम से। या आप मत करना घर पे, है ना, हैंग हो जाएगा आपका सिस्टम। मेरा हैंग सा हो गया है। ठीक है। तो उसी लेवल का हमारा सिस्टम भी होना चाहिए ना, जो आप करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट फंक्शन का यूज करके एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन जनरल लिस्ट फंक्शन के आर्गुमेंट में हम कोई भी कंटेनर पास कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम एक जनरल बात करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू लिस्ट और यहाँ पर कोई भी कंटेनर। ठीक है। अब कंटेनर के नाम पर मैंने लिस्ट पास करनी है वो भी कर सकता हूँ, टपल, सेट, जितने भी कंटेनर हम पढ़ने वाले हैं उन सबको भी लिस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। लिस्ट को क्रिएट करने का एक और तरीका, आखिरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जितना पढ़ रहे हैं उसमें आखिरी हो सकता है, पाइथन में आखिरी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको और भी कई तरीके मिल जाएंगे लिस्ट बनाने के, तो अभी के लिए आखिरी है। ठीक है। क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट को यूज करना कॉम्प्रिहेंशन के साथ। अब सर ये कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है किसी भी काम को
शॉर्ट में करना। अगर हम आ जाओ, तो यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंशन में सिंगल लाइन में लिस्ट को बना लेते हैं, लेकिन उस सिंगल लाइन में हम एक लूप भी चला लेते हैं, एक एक्सप्रेशन भी एग्जीक्यूट कर देते हैं, और अपेंड मेथड भी चला देते हैं। यानी कि तीन काम हम करेंगे, लूप का चलाना, एक एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूट करना, और अपेंड मेथड कॉल करना, लेकिन लाइन एक ही लिखेंगे। तो एक लाइन में अगर हम कई सारे काम करके लिस्ट को बना लेते हैं, तो उस तरीके को पाइथन ने नाम दिया कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट को क्रिएट करने का एक तरीका है, लेकिन उसमें तीन शर्तें हैं। जब आप वो तीनों चीजों के साथ बनाएंगे तभी कॉम्प्रीहेंशन का यूज करेंगे, वरना आपको नॉर्मल जो तरीके बताए गए हैं उन्हीं का यूज करना है। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग होता है इट इज ए शॉर्ट या क्विक या कंसाइज वे टू create a list using an expression, for loop and append. In a single line statement। अब पूरा हुआ। तो comprehension, it is a quick, short या concise way to create a list using an expression, for loop and append method in a single line statement। एक ही लाइन में लूप चलेगा, उसी में अपेंड हो जाएगा, उसी में आप कुछ एक्सप्रेशन भी चला सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है वो देखते हैं। लिस्ट वेरिएबल, जिसमें आप लिस्ट बनाकर स्टोर करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर आएगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे, और यहाँ पर अपना फॉर लूप चलाएंगे। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के कई सारे सिंटैक्स हैं, उनमें से एक सिंटैक्स मैंने अभी आपको लिखकर दिखाया। इसका दूसरा सिंटैक्स, आप फॉर के साथ इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। इसका तीसरा सिंटैक्स, आप फॉर के साथ कितने भी फॉर लूप लगा सकते हैं आगे, कोई इसकी लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने फॉर लूप लगा सकते हैं। तो जनरली हम इन तीन सिंटैक्स के साथ इसको पढ़ते हैं। फॉर लूप ही यूज होता है कॉम्प्रिहेंशन में, व्हाइल लूप यूज नहीं होता है। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये सब जो लिखा हुआ है ये ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा हमारे लिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, मान लीजिए लिस्ट का वेरिएबल बनाया x। अभी मैं आपको पहला वाला सिंटैक्स सिखा रहा हूँ, जो पहला सिंटैक्स है कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन मैं आसान सा बना देता हूँ, आई की मल्टीप्लाई आई से कर दी। अब ये जो आई वेरिएबल है, ये मैं मान के चल रहा हूँ जो मैं लूप लगाऊंगा अभी फॉर का, वहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे, लाइक फॉर आई इन रेंज, और अभी मैंने 1,5 कर दिया। अब जब आप फॉर लूप को कॉम्प्रिहेंशन में लगाते हैं तो इंडेंटेड ब्लॉक नहीं बनाते। फिर सुनेंगे, जब आप फॉर लूप का कॉम्प्रिहेंशन में यूज करते हैं तो उसके आगे इंडेंटेड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं आता कि कॉलन लगाएंगे और उसके आगे ब्लॉक बनाएंगे, नहीं। तो फिर इसका ब्लॉक कहाँ से आएगा, जो आपका एक्सप्रेशन है ऑटोमेटिकली इस फॉर लूप का ब्लॉक बना दिया जाता है। यानी कि जो एक्सप्रेशन है इट इज कंसीडर्ड एज ब्लॉक ऑफ दिस फॉर लूप। ठीक है, इसका मतलब फिर ये हो गया
कि लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार एक्सप्रेशन चलेगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इसका ब्लॉक बन गया हमारा, हमने कहा। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये लूप इटरेट करेगा आई की वैल्यू 1 के लिए, उसके बाद 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। अब मान के चलते हैं आई की वैल्यू 1 के लिए लूप इटरेट कर रहा है। अब लूप के हर इटरेशन के लिए एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। अब ये एक्सप्रेशन आप क्या लिखते हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। मैंने समझाने के लिए मल्टीप्लाई कर ली आई की आई से, ठीक है। तो 1 × 1, अब जो भी रिजल्ट बना आपका, वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली इसमें जाके अपेंड हो जाएगा। आपको अपेंड लिखना ही नहीं है, अपने आप अपेंड होगा। यानी कि अगर मैं विजुलाइज करूं साइड में जो लिस्ट बन रही है, उसमें लूप के फर्स्ट इटरेशन पर एक्स में 1 आ गया होगा, कॉमा। उसके बाद लूप का सेकंड इटरेशन हुआ, आई की वैल्यू 2, फिर से ये एक्सप्रेशन चला, 2 × 2 रिजल्ट बना 4, 4 जाके फिर से अपेंड हो गया इस लिस्ट में, ये आ गया। फिर 3 के लिए लूप चलेगा, 3 × 3 9, रिजल्ट जो भी बना फिर से अपेंड हो गया एक्स के अंदर। इसका अगला एलिमेंट क्या आएगा, 16। ये लिस्ट बनकर आपकी तैयार हो गई, ठीक है। अब ये जो लिस्ट बनकर आपके तैयार हुई है, अब आप इसको प्रिंट करा कर देखना भी चाहेंगे, तो प्रिंट कराना कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं है, वो आपका रिक्वायरमेंट है कि आप उसे प्रिंट कराना चाहते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन इस लाइन को कहते हैं। अब इसको रन कराकर इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे। इट इज ए शॉर्ट, क्विक, कंसाइज वे टू क्रिएट ए लिस्ट, यानी कि इसने लिस्ट को ही क्रिएट करा है, कोई नया काम तो करा नहीं है इसने। यूजिंग एन एक्सप्रेशन, कॉमा, फॉर लूप, एंड अपेंड, ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपेंड होता है हमारा, है ना, इन ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट, एक ही लाइन के स्टेटमेंट में सारा काम हो गया, ठीक है। अब सोचो, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, तो मेरा काम रुकता थोड़ी, कोई काम तो मैं फिर भी कर लेता अपना, देखो कैसे करता। अगर ये टेक्निक नहीं होती, विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, पहले मैं एक खाली लिस्ट बनाता, फिर एक फॉर लूप चलाता, फॉर आई इन रेंज 1, 5, फिर इसका मैं इंडेंटेड ब्लॉक खुद बनाऊंगा, और इंडेंटेड ब्लॉक में क्या करूंगा, अपेंड कर दूंगा। खुद से अपेंड मेथड कॉल करना पड़ेगा। किसको अपेंड करोगे, आई का मल्टीप्लाई आई से जो रिजल्ट बनेगा उसको अपेंड करोगे। उसके बाद ये लूप खत्म होने पर आपकी लिस्ट बन गई होगी, आप उसे प्रिंट करा लो। अब देखो, प्रिंट यहां भी करा रहे हो, प्रिंट यहां भी करा रहे हो, तो ये 3 लाइन एक लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो कई बार ऐसा होगा कि बिना कॉम्प्रिहेंशन के लिस्ट आपने जो बनाई है उसमें 5 लाइंस लिखनी पड़ी, लेकिन अगर वही काम कॉम्प्रिहेंशन से कर दोगे तो सिंगल लाइन में हो जाएगा। तो 5 लाइन का काम एक लाइन में हो जाता है। सोचो, एक प्रोजेक्ट में अगर आपने 10 लिस्ट बनाई और 10 लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से बना दी, तो 10 लाइन में बन गई होंगी। और अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता तो 10 × 5, 50 लाइन लिखनी पड़ती कोड की लेंथ। सोचो इस तरह के अपनी पूरी लाइफ में कितने प्रोजेक्ट बनाओगे आप। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कोड को रिड्यूस करने वाला काम करता है। और कॉम्प्रिहेंशन का एक और एडवांटेज है बैकएंड में, इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है देन नॉर्मल कोड, ठीक है। चलिए, अब इसका हमारा पहला जो फ्लेवर था वो हमारा अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ ये वाला। इसकी कोई और प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पर आपसे कह दूं x इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू और आई इन रेंज 3।
अब देखो इस बार जो आई का लूप चलेगा वो 0 1 2 पे चलेगा 3 बार, लेकिन मैं अपने एक्सप्रेशन में आई का यूज ही नहीं कर रहा हूँ। ये उस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें हम ये पूछ सकते थे कि क्या ऐसा जरूरी है कि जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं उसमें लूप के वेरिएबल का यूज करना ही होगा। नहीं, ये एक लॉजिक है। ज्यादा बार हम शायद इसका यूज करना प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इस वेरिएबल के बिना भी काम कर सकता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ अंडरस्कोर लगा दूं, हमने कहा वो आपकी मर्जी है। ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। अब लूप की पहली वैल्यू आई की 0 होगी, सर मैटर ही नहीं कर रहा आई की वैल्यू 0 है कि 1 है कि 2 है, अब बस ये मैटर करेगा लूप चला कितनी बार। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी सीखते हैं। तो आई की वैल्यू 0 के लिए लूप चला, फिर ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ, इसकी वजह से यूजर से इनपुट आया। अब वो इनपुट किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा, सीधा जाके अपेंड हो जाएगा इस लिस्ट के अंदर। फिर लूप दूसरी बार चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए, फिर चला हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन ये एक्सप्रेशन, फिर जो यूजर से इनपुट आएगा फिर जाकर पेंड हो जाएगा। तो सर ये बताओ, ध्यान से देखो, आप इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन यूजर से जो भी वैल्यू रीड करता है वो किस टाइप की रीड करता है, स्ट्रिंग। तो जो भी वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग आ रही है, और स्ट्रिंग जाके क्या हो जाएगी हमारी, अपेंड हो जाएगी। तो आप जो भी अपेंड करना चाहते हैं कर दो। अब आप कह रहे नहीं सर मैं तो सैलरी, रोल नंबर, एज, मार्क्स ये सब सोच रहा था, तो आप अकॉर्डिंगली अपने कोड में चेंज करेंगे, जिस टाइप का डेटा यूजर से इनपुट करा रहे हो उसमें कन्वर्ट करो फिर आगे के। तो ये सब एक सिंगल एक्सप्रेशन में ही कंसीडर किया जाएगा। अब सोचो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रोग्राम बनाया था यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट बनाने का, 5 लाइन का था वो, एक लाइन में कन्वर्ट हो गया पूरा प्रोग्राम। एक ही लाइन में यूजर से इनपुट लेकर हम लूप लगाकर अपेंड करके लिस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर हमेशा कॉम्प्रिहेंशन ही यूज क्यों नहीं करें, नॉर्मल जो आपने 4 5 तरीके इससे पहले बताए हैं उनकी जरूरत ही नहीं पड़ने की। हमने कहा नहीं, इस वाले तरीके में आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त, फॉर लूप लगाना ही पड़ेगा। अब आप बोलो सर मैं बिना फॉर लूप के लिस्ट बनाना चाह रहा था, तो कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ देना है आप, आपका काम का नहीं है फिर ये। आप बोलोगे नहीं सर कोई एक्सप्रेशन नहीं रन करना चाहता मैं और लिस्ट बनाना चाहता हूं, तो फिर आप इसे छोड़ दो, आपके काम का ये नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे नहीं मैं तो लिस्ट को इंसर्ट करके बनाऊंगा, अपेंड नहीं करूंगा, लिस्ट ना पहले से बनी हुई है, बीच बीच में इंसर्ट करूंगा, लिस्ट पहले से नहीं होनी चाहिए, लिस्ट जो है उसमें अपेंड ही होगा। अगर पहले से लिस्ट है, मान लीजिए एक्स नाम की लिस्ट पहले से थी, तो उसी के आगे ऐड होना शुरू होगा, बीच में इंसर्ट नहीं हो सकता इससे। ठीक है, तो जब आप ये सारी शर्तें मान लेते हैं तो आप कॉम्प्रिहेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले सिंटैक्स को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, ध्यान से समझेंगे, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, ऐसे कर दिया। अब मैं एक दूसरी लिस्ट बनाना चाहता हूँ बाई। ठीक है, मैंने लिखा फॉर आई इन, आपकी शर्त में फॉर लूप का होना मस्ट है, ये था। ये थोड़ा ना कि फॉर लूप आएगा तो रेंज फंक्शन भी आएगा, हमने कहा नहीं। तो अब आप फॉर लूप के साथ रेंज के अलावा वो सब यूज कर सकते हैं जो अब तक हम करते आए थे। तो क्या फॉर लूप के साथ हम एक लिस्ट नहीं लगा सकते, हमने कहा लगा सकते, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, एक्स नाम की लिस्ट लगा दी। तो ये फॉर लूप सही ना, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जो फॉर लूप लगाते हैं उसमें एक लिस्ट ही लगा सकते, हमने कहा बिल्कुल लगा सकते हो। अब देखो,
आई में पहली बार कौन आएगा? सोनू। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो यहाँ पर सोनू आया है वो एक लिस्ट में स्टोर हो जाए, यानी कि एक लिस्ट बने। ऐसे बना लो, उस लिस्ट में एस, फिर ओ, फिर एन, फिर यू, ऐसे हो जाए। कैसे हो जाएगा? किसी भी स्ट्रिंग से अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कौन सा फंक्शन होता है? लिस्ट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, लिस्ट फंक्शन कॉल कर दिया, और लिस्ट फंक्शन में क्या पास कर दिया यहाँ पर? आई। क्योंकि आई में कौन आएगा? सोनू, क्योंकि ये लिस्ट एक्स नाम की पहला एलिमेंट इसमें क्या है? सोनू। तो सोनू इसमें आया, और सोनू किस में कन्वर्ट हो गया? लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट बना होगा वो ये बना होगा। अब जो भी रिजल्ट बनता है वो इस वाली लिस्ट में क्या हो जाता है? अपेंड। यानी कि बाई नाम की जो लिस्ट बन रही है, उस बाई नाम की लिस्ट में एक एलिमेंट आ गया जो कि अपने आप में कौन है? एक लिस्ट। ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब आई का लूप सेकंड टाइम चलेगा तो कौन आएगा यहाँ पर? मोनू। अब ये एक्सप्रेशन क्या करेगा? उस मोनू को फिर से एक किस में कन्वर्ट कर देगा? लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर जो लिस्ट बनी वो अपेंड हो जाएगी किसमें? पाई नाम की लिस्ट के अंदर। यानी कि मोनू करके ऐसे बना होगा। तो ऐसे करके इस कोड का मतलब क्या हो गया? एक्स नाम की लिस्ट में जितनी स्ट्रिंग है उन सब की लिस्ट बनेगी, और वो सारी लिस्ट एक और लिस्ट में रखकर आपको दे दी जाएंगी। देखो, ये लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर पहले एलिमेंट भी एक लिस्ट, ये भी एक लिस्ट। ऐसे करके किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब अगर आपसे कहा जाए, मैं इस बार ऐसे करना चाहता हूं, मैंने जेड नाम की एक लिस्ट बनाई, क्या ये जो एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है? भाई, जो एक्सप्रेशन है वो आप गुणा भाग कर सकते हो। ठीक है। जो एक्सप्रेशन है कोई एक वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन यूजर से इनपुट लेने वाला फंक्शन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। क्या ये जो एक्सप्रेशन है अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंशन फर्दर हो सकता है? हमने कहा ये भी हो सकता है। कैसे? हमने कहा जो भी आपका पर्पस है उसके हिसाब से सोचो। क्या कॉम्प्रिहेंशन, अगर ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंशन होगा तो कॉम्प्रिहेंशन से क्या बनकर आती है? एक लिस्ट। यानी कि जितनी बार ये कॉम्प्रिहेंशन अगर आप लिखते हो, जब भी ये चलेगा तो हमेशा इसका रिजल्ट क्या बनकर आएगा? एक लिस्ट बनकर आएगा, और वो लिस्ट फिर इस वाली लिस्ट में ऐड हो जाएगी। अब यहां पर मैं लॉजिक क्या लगाता हूं, देखो। मान लीजिए लिख दिया मैंने जे, और जे इन आई, जे प्लस जे। और एक काम करते हैं, इसको ऐसे करके नेस्टेड बना देते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। आई की पहली वैल्यू क्या आएगी? सोनू। तो यहां पर आया मान लीजिए सोनू। ठीक है। अब इस लूप का ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है सोनू, वो इस एक्सप्रेशन में जाएगी। अब ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंशन है। तो अगर ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंशन है तो सोनू यहाँ पे आके सेट हो गया आई की जगह। अब जो फॉर लूप है जे वाला, ये सोनू को चलाएगा, तो जे में पहली बार कौन आएगा? एस। ये एक्सप्रेशन क्या करेगा? एस और एस को क्या कर देगा? कॉन्केट कर देगा, यानी कि एस एस बन गया। और अब ये कॉम्प्रिहेंशन क्या करेगा? एस एस को एक लिस्ट में रखेगा, एस एस नाम की लिस्ट बन गई, कॉमा। अब यहां पर क्या आएगा? ओ। तो ओ ओ, फिर
एन एन यू यू, ये लिस्ट खत्म, मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन खत्म, मतलब इस वाले कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये एक्सप्रेशन एक बार पूरा चल गया। अब जो यहां से निकल कर आया वो जेड वाले में जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि अब एक लिस्ट और बन रही जेड वाली। अब बताओ आगे क्या होगा फिर। एम एम ओ ओ एन एन यू यू एंड सोन सोन सोन। मुद्दा सिर्फ ये है कि जो एक्सप्रेशन है वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है। क्या पर्पस है वो तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता चलेगा कि क्या स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला वाला सिंटैक्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया कि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जो एक्सप्रेशन है वो एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ऑर्डिनरी वेरिएबल, अपने आप में एक फंक्शन कॉल, या एक और कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकता है। तो सर इसे कितना नेस्टेड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। सोचो ये एक एक्सप्रेशन है, इस वाले कॉम्प्रिहेंशन का इसको फिर से बना दो एक कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन उतना नेस्टेड करना जितना कंट्रोल कर पाओ। लाइन बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि रीडेबिलिटी खराब हो जाए, क्योंकि आप इस काम को बिना कॉम्प्रिहेंशन के करोगे तो 6 से 7 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा आप। ठीक है, अब वो 6 लाइन का कोड बचाने के लिए आपने कॉम्प्रिहेंशन करा, करो, कंट्रोल हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, तभी करना है। और अगर आपने लाइन बचा ली लेकिन समझ में नहीं आया, रीडेबिलिटी खराब हो गई, तो फिर ये सही डिसीजन आपका नहीं था। ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है 2 लेवल तक नेस्टेड ही हम ज्यादा बार करते हैं, उससे ज्यादा फिर समझ में आना खत्म हो जाता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाते हम। या तो बहुत प्रैक्टिस कर रखी हो हमने, इस तरह के 100-200 प्रोग्राम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के बना रखे हैं पहले से, तब तो हमारा ब्रेन इतनी तेजी से समझ पाएगा कि आप क्या कर रहे हो। और सिर्फ 2-3 प्रोग्राम बना रखे हैं और आप नेस्टिंग पे नेस्टिंग करे जा रहे हो, समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सिंटेक्स लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, दूसरा सिंटेक्स क्या कहता है उसको समझते हैं। इस बार जो मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं सबसे सिंपल बना रहा हूं, मतलब कोई गुणा भाग नहीं, कोई फंक्शन कॉल नहीं, कुछ नहीं, सिंपल जो वेरिएबल है एज इट इज एक्सप्रेशन बन गया। और एज इट इज हम चाहते हैं जाके अपेंड हो जाए लिस्ट में, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब यहां पर देखो, आई की वैल्यू 1 से लेके 9 तक आएगी और एक्स में जाकर वो एज इट इज अपेंड हो जाएगी। अभी मैंने चेंज नहीं करा है, करेंगे। तो सर तो बड़ा आसान था, हमने कहा, लेकिन इस बार एक शर्त लगा दी कि आई की जो वैल्यू आ रही है हम वही एज इट इज अपेंड ना करके पहले चेक करेंगे कि अगर आई की वैल्यू इवन है तो अपेंड करेंगे एक्स में, अदरवाइज अपेंड नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर का जो लूप होता है इसके आगे इफ कंडीशन लिख सकता। ठीक है, ऑप्शनल है, इससे पहले जितने एग्जाम्पल लिए कॉम्प्रिहेंशन के किसी में नहीं लिखी, ऑप्शनल है, इस बार लिख रहे हैं इफ। इफ के आगे कंडीशन लगाएंगे आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके आगे एल्स नहीं लगाना है, एल्स वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ इफ लगाना है ना, इफ लगा सकते हो। अब अगर इसको हम समझें तो अब क्या होगा, अभी तक आपने कहा था कि जो भी एक्सप्रेशन ये होता है ये फॉर के ब्लॉक का पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर आपने फॉर के आगे कुछ लिखा तो कुछ में दो ही चीज अलाउड है, मर्जी से आप कुछ भी नहीं लिख सकते। फॉर के आगे या तो इफ लगा सकते हो या फॉर के आगे एक फॉर और लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन में फॉर के आगे एक इफ लगा दिया तो अब ये वाला इसका ब्लॉक बन जाता है और ये इसके ब्लॉक में आएगा। यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन का एक्सप्रेशन होता है जो सबसे लास्ट में लिखा है उसके ब्लॉक में एग्जीक्यूट होता है, और उसके पहले जो लिखा है वो एक दूसरे के ब्लॉक में नेस्टेड हमारे होते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसको फ्लो से समझते हैं। तो आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 पर लूप चला, फिर कंडीशन चली। अगर ये कंडीशन ट्रू है
अगर कंडीशन ट्रू है तब आपका एक्सप्रेशन चलेगा, और एक्सप्रेशन के बाद तो अपेंड होता ही है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका एक्सप्रेशन नहीं चलेगा, लूप का अगला इटरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो 1 के लिए फॉल्स हो जाएगा, तो लूप सेकंड टाइम चलेगा 2 के लिए, 2 के लिए ट्रू आएगा, ट्रू आने पर एक्सप्रेशन जो भी है वो चलेगा, अपेंड होगा। जब अपेंड हो जाएगा तब लूप अपना नेक्स्ट इटरेशन करेगा। यानी कि लूप का नेक्स्ट इटरेशन या तो अपेंड होने के बाद होगा नेचुरली, या अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसी समय हो जाएगा, अपेंड नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो इस हिसाब से बताओ एक्स में एलिमेंट क्या क्या आए होंगे फिर? 2, 4, 6, बस इतने आए होंगे। अच्छा सर, अगर आपसे हम ये कहें कि इसी काम को बिना कॉम्प्रिहेंशन के अगर हम करना चाहते तो कितना लिखना पड़ जाता है, एक बार देखना चाहते हैं। विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, तो पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, उसमें फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज 1, 10, उसके अंदर इफ आएगा। फिर उस इफ के अंदर आपका एक्सप्रेशन आएगा, यानी कि जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट है वो सबसे आखिरी के ब्लॉक में जाता है और वो अपेंड होकर चलता है। एक, दो, तीन, चार, 4 लाइन एक लाइन के बराबर है। ये लिख लो चाहे ये लिख लो। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे कहूँ यहाँ एल्स लगा देते तो क्या बिगड़ जाता? हमने कहा देखो, अगर एल्स लगा देते तो यहाँ पर क्या होता, इफ के अंदर एल्स आ जाता और एल्स के अंदर अपेंड चलता, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है अपेंड वाला वो सबसे लास्ट में चलता है। क्या कभी ऐसा देखा है कि इफ के अंदर एल्स आता हो? मैंने कहा नहीं, एल्स इफ के पैरेलल में आता है, अंदर नहीं आता है। तो अब सोचो, यहां पर मैं जो भी लगा सकता हूं वो क्या हो सकता है, जो एक वैलिड है इफ के अंदर आना। ठीक है, तो इफ के आगे एक इफ और लगा सकते, मैंने कहा वो लगा सकते हो। तो आप इफ के आगे इफ लगाओगे तो वो यहां बन जाएगा, और फिर उस इफ के अंदर ये एक्सप्रेशन जो भी है वो अपेंड होगा। इसके आगे लूप लगा सकते हो, वो लगा सकते हैं, क्योंकि इफ के अंदर लूप लगाना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप फॉर के आगे जो भी लिखते हैं वो नेस्टेड होता चला जाएगा प्रीवियस वाले ब्लॉक के लिए, और जो एक्सप्रेशन है वो सबसे लास्ट वाले ब्लॉक का पार्ट हमारा बनता है। ठीक है। अब सर, तीसरा वाला सिंटैक्स देखो। अलग प्रोग्राम बना लेते हैं, तीसरा वाला थोड़ा सा बड़ा होगा। आपने कहा था फॉर के आगे एक फॉर भी लगा सकते हैं, हमने कहा फॉर के अंदर फॉर तो आ ही जाता है। फॉर जे इन रेंज, मान लीजिए 2, 4 करते हैं, छोटा ही कर दिया। आई, क्या मतलब है इसका? फॉर ईच इटरेशन ऑफ आई लूप, j loop will be executed completely, and for each iteration of j loop this expression is executed। और आगे का आप बताइए कि इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा अपेंडेड टू दिस लिस्ट। ठीक है, अब सर इसे दोबारा समझाओ। आई के हर इटरेशन के लिए j का लूप कंप्लीट होगा, आई की पहली वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 पर j का लूप चलेगा, j चलेगा 2 पर, 3 पर, 2 पे चलेगा। तो जे जब 2 पे चला उसके बाद एक्सप्रेशन चलेगा, यानी कि आई की पावर जे, आई डबल एस्ट्रिक जे। इसका मतलब हो गया 1 की पावर 2,
अब 1 की पावर कुछ भी करो, रिजल्ट क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। अब वो जाके अपेंड हो गया x में, यहाँ पर आ गया 1, कॉमा। अब j की वैल्यू 3 के लिए लूप चलेगा, फिर एक्सप्रेशन चलेगा i की पावर j। i कितना है? हमने कहा 1। अब 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर j का लूप आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि 2 और 3 के हिसाब से लिखा गया है। अब i की वैल्यू 1 के लिए j का लूप खत्म हो चुका है, और j के हर इटरेशन के लिए एक्सप्रेशन चल के अपेंड हुआ है। अब i की वैल्यू आगे बढ़ेगी, इस लूप को आगे बढ़ाएंगे, 2 पर आ गया, फिर से j शुरू होगा, j की वैल्यू 2, i डबल एस्ट्रिक j, फिर j की वैल्यू 3, i डबल एस्ट्रिक j। तो अब बताओ आगे क्या आएगा? 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। फिर 2 की पावर 3 कितना आएगा? 8। आई बढ़ गया, आई की वैल्यू 3 हो गई, जे की वैल्यू फिर 2 फिर 3, तो 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9। 3 की पावर 3 27, एंड सो ऑन सो ऑन सो। ठीक है सर, इसी काम को बिना कॉम्प्रिहेंशन का अगर कोई करेगा तो? अब फॉर आई इन रेंज 1, 10, और इसके पहले एक खाली लिस्ट बनाएंगे, फिर इसके ब्लॉक में फॉर जे इन रेंज 2, 4 करेंगे, फिर इसके अंदर अपेंड करेंगे एक्सप्रेशन के लिए। एक्सप्रेशन था आपका आई पावर जे, ये हो गया। इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके आगे एक इफ लगा दूं तो? लगा दो। इफ लगाओगे तो वो इफ कहाँ चलेगा? यहाँ चलेगा, और फिर अपेंड वाला एक्सप्रेशन उस इफ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को जब तक कंट्रोल कर सकते हैं तब तक आप उसे लिखें, और जब आपको लगे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके आगे कॉम्प्रिहेंशन को नहीं लिखना है, क्योंकि ये एंडलेस है। कितना नेस्टिंग करोगे आप बताओ? कितना नेस्ट आप करना चाहते हो? जितना करना चाहते हो उतना आप यहाँ पर कर सकते हो। चलो, तो ये लिस्ट का चैप्टर अभी के लिए खत्म हो गया। लिस्ट के लिए ऊपर कुछ असाइनमेंट्स दे देते हैं आपके लिए। 10 क्वेश्चन है, इन 10 में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो क्लास में मैंने आज करा दिए होंगे। सिर्फ 2, 3 क्वेश्चन है जो ढंग के होंगे, जिनमें आपका थोड़ा दिमाग लगेगा। बाकी एक एक लाइन के हैं, पढ़ोगे पढ़ते ही समझ में आ जाएगा इसमें ये करना है और इसका आउटपुट ये है। ठीक है, चलो, अब इसको मैं अपलोड कर देता हूँ अभी, भूल जाऊंगा नहीं तो फिर मैं। बताइए क्या पूछना है, थोड़ा लाउड बोलिएगा। ओके सर। सर मैंने ना एक बार 2-3 असाइनमेंट मैंने ऐसा किया है कि एक ही उसमें एक ही फाइल पे मैंने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बट विद क्वेश्चन नंबर एंड विद क्वेश्चन। कोई इशू नहीं है, मतलब आपने सारे बनाकर दे दिए हैं ना? हाँ जी, सारे बना के देते एक ही फाइल में अटैच किए हुए हैं कोई बट बात मैंने नहीं, ना लिस्टिंग अलग वाले अलग में फाइल नहीं बनाई। 24 थे तो उसमें इंडिविजुअल आएंगे भी नहीं, मैक्सिमम 20 की लिमिट होती है। हाँ तो जी सर, वैसे 20 तक जैसे लिमिट है हाँ, ना कोई उसका। नहीं, एक में आपने 2, 3 बना दिए, कोई इशू। हाँ जी सर। चलो आगे देखते हैं। और एक काम करते हैं, स्ट्रिंग के जो असाइनमेंट हैं
उनमें कुछ कर लेते हैं आज, क्योंकि एक दिन में तो वो शायद नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ अभी कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लेन फंक्शन। बिना लेन फंक्शन का यूज करे हुए हम कैसे इस काम को कर सकते हैं वो देखो। और मुझे लगता है मैंने क्लास में शायद कराया था ये। अब आपको बस क्लिक करना था कि क्लास में कहाँ और कब कैसे कराया था मैंने। मैं अभी लिखूंगा तो आपको शायद रिकॉल भी हो जाए। तो मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है, कुछ भी नाम दे दो आप इसका। मैंने दे दिया मान लीजिए पाइथन। ठीक है। अब आपको इस स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स हैं ये काउंट करने हैं। तो मुझे पता है कि नहीं, काउंट मेथड यूज नहीं करना, लेन मैक्सिमम यूज नहीं करना है, कोई फंक्शन यूज नहीं करना है लाइब्रेरी का। तो मुझे पता है कि स्ट्रिंग को जब मैं लूप में यूज करूंगा तो इटरेट हो जाएगी। तो मैंने इसको लूप में डाल दिया फॉर आई इन एस। अब इस लूप का एग्जीक्यूशन उतनी बार होगा जितने स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर होंगे। 3 4 5 6। अब मैं क्या करता हूँ, कोई काउंट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ इनिशियली 0। जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार मैं काउंट को प्लस कर देता हूँ। तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार चलेगा जितने स्ट्रिंग में करेक्टर होंगे, क्योंकि लूप स्ट्रिंग के लिए एक एक करेक्टर को चलाता है। अब मुझे प्रिंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं हर बार काउंट को बढ़ाता रहूंगा और एंड ऑफ द प्रोग्राम जो काउंट की वैल्यू आएगी उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब आप स्ट्रिंग में कोई भी चेंज करोगे अकॉर्डिंगली आएगा आपका। आप यूजर से इनपुट ले लो ना, जैसे भी करना चाहो वैसे आप कर सकते। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया स्ट्रिंग का हमारा। दूसरा क्वेश्चन था, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेंज गिवन स्ट्रिंग टू ए न्यू स्ट्रिंग वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर्स हैव बीन एक्सचेंज्ड। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये स्ट्रिंग है एस पाइथन। अब आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी है जिसमें पहला करेक्टर लास्ट करेक्टर बन जाए, यानी कि पी एन बन जाए, और एन हमारा क्या बन जाए, पी बन जाए। अब आपको ये नहीं पता है कि पहला करेक्टर पी है और आखिरी करेक्टर एन है। मान के चलते हैं स्ट्रिंग यूजर से इनपुट हुई है, तो आपको करेक्टर की जगह फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे फोकस करना है अपने लॉजिक में। अब चाहे वहां पर कोई भी हो, ठीक है। तो अब इस काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका क्या हो सकता है, सर एक काम करते हैं, हम पहले इसके अंदर से आखिरी करेक्टर निकालते हैं। तो स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर अगर मुझे गेट करना है तो इंडेक्स ऑपरेटर लगाऊंगा और इसमें क्या लिख दूं, -1। इससे मुझे आखिरी करेक्टर मिल गया होगा। अभी समझने के लिए आप एन मान लो, क्योंकि एस स्ट्रिंग में जो पाइथन लिखा है उसके हिसाब से लास्ट करेक्टर में एन आ गया। अब इसमें अगर मैं कॉन्केट कर दूं तो किसी भी स्ट्रिंग के एक करेक्टर को भी डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिंग ही कहा जाता है। तो सिंगल करेक्टर पर भी वो सारे ऑपरेशन हम करते हैं जो एक स्ट्रिंग के लिए हमने पढ़े थे, क्योंकि करेक्टर सिर्फ बोलने के लिए है। करेक्टर नाम से कोई अलग से डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता है। हर करेक्टर भी स्ट्रिंग टाइप का ही होता है, उस पर वो सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं जो आप एक स्ट्रिंग पे करते हैं। तो हम एक करेक्टर को कॉन्केट कर सकते हैं दूसरी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है। अब दूसरी स्ट्रिंग हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर एन आ चुका है, उसके आगे मुझे क्या चाहिए, वाई टी एच ओ, यहाँ तक चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं अभी। तो अब अगर मुझे किसी एक स्ट्रिंग से एक बार में एक से ज्यादा करेक्टर चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग। अब मुझे यहाँ पर स्लाइसिंग का कोई लॉजिक ऐसा बताओ जिसमें पहला करेक्टर ना आए और आखिरी करेक्टर ना आए, बाकी सारे करेक्टर आ जाएं। तो कोई स्लाइसिंग ऐसी बताओ, स्ट्रिंग चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, बीच के करेक्टर आ जाए, पहला ना आए आखिरी ना आए, 1:-, क्योंकि ये इंक्लूसिव हो गया फर्स्ट करेक्टर और ये एक्सक्लूसिव हो गया।
स्टेप मैंने बताया नहीं तो प्लस बनी होगा। तो अब ये क्या करेगा, एन और एन के साथ आ गया YTHO, रिजल्ट एक स्ट्रिंग बन गई। उस रिजल्ट स्ट्रिंग में फिर से कॉन्केट कर देते हैं। क्या कॉन्केट करोगे, एस के जीरो इंडेक्स का करेक्टर। अब इससे बार बार जो नई स्ट्रिंग बन रही है, फाइनली जो स्ट्रिंग बनी होगी उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो S2। अब देखो जो एस स्ट्रिंग है वो ये रही, और हमने जो लॉजिक लगाकर एक नई स्ट्रिंग बनाई है उसमें वो हो गया जो आपने कहा था। अब स्ट्रिंग कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रिंग बदल लो, आप इसका नाम कर दो पाइथन लैंग्वेज, कुछ भी कर दो, पहला और आखिरी आपका एक्सचेंज हो गया होगा। यूजर से इनपुट कर लो, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरा है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव द करेक्टर्स which have odd index values of a given string। ये थोड़ा ट्रिकी है ना। क्या ट्रिक है इसमें, उसको समझते हैं। देखो, एक तरफ आपसे ये कहा जा रहा है कि रिमूव करिए करेक्टर्स स्ट्रिंग के अंदर से, और दूसरी तरफ आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इज नॉट लाइक लिस्ट के गए डिलीट करके आ गए, रिमूव करके आ गए, ऐसा नहीं होता क्योंकि लिस्ट इम्यूटेबल होती है, सॉरी स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव द करेक्टर्स, तो ये तो सर हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही गलत है क्वेश्चन। मैंने कहा नहीं, जब भी ऐसी बातें होती हैं, क्यों, फिर तो आप ये भी बोलोगे कि अपर केस होना ही नहीं चाहिए स्ट्रिंग में, आपने अपर केस पढ़ा दिया, वो तो गलत है, होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि स्ट्रिंग तो बदलती ही नहीं है, तो अपर केस क्या कर लेगा उसमें। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई है, हमने हमेशा क्या समझा है कि जो आप कर रहे हो वो एक नई स्ट्रिंग पर होता है, यानी कि आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंज नहीं करेंगे, आप एक नई स्ट्रिंग बना दो इस एक्शन को करके। तो पहले क्या करो, इसमें इंडेक्स देख लो, 0 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है रिमूव कर दो करेक्टर्स जो ऑड इंडेक्स पर हैं, यानी कि ये वाला रिमूव कर दो, ये वाला रिमूव कर दो, ये वाला रिमूव कर दो, और जो आपका रिजल्ट आना चाहिए इस स्ट्रिंग को अगर हम मान रहे हैं तो P T, और आपका क्या आना चाहिए। अब लॉजिक लगाओ कि मैं इस स्ट्रिंग से एक नई स्ट्रिंग बनाऊं जिसमें ऑड इंडेक्स के करेक्टर ना हो, सिर्फ इवन इंडेक्स के करेक्टर हो। वो स्ट्रिंग ही हमारा इल्यूजन देगी कि हमने मेन स्ट्रिंग से ऑड इंडेक्स के करेक्टर को डिलीट कर दिया। हम डिलीट नहीं करेंगे, हम एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे और उसमें वही रखेंगे जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए हम उसमें रखेंगे ही नहीं, तो आपको लगेगा कि मैंने वो डिलीट कर दिया। अब इसका फास्टेस्ट कोड क्या बन सकता है, स्लाइसिंग। मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर से ऑड इंडेक्स नहीं चाहिए, लेकिन इवन इंडेक्स का डेटा चाहिए, यानी कि 0 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, लास्ट तक। जब लास्ट तक जाना है तो एंड बताना ही नहीं है, लेकिन अगर मैं स्टेप 1 रखूंगा तो एक एक मिल जाएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। लेकिन अगर मैं स्टेप यहाँ डाल दूं 2, तो 0 इंडेक्स का, फिर सेकंड इंडेक्स का, फिर फोर्थ का, ऐसे करके आएगा, तो ये मेरी नई स्ट्रिंग बन गई। तो ये नई स्ट्रिंग इस बात का इल्यूजन दे रही है कि जो एक्चुअल स्ट्रिंग थी उसके अंदर जो ऑड इंडेक्स की वैल्यूज थी उनको हमने हटा दिया। ऑड इंडेक्स पर y था, h था, n था। अब स्ट्रिंग कितनी बड़ी कर लो, हमारा लॉजिक तो इवन इंडेक्स पर जाकर एलिमेंट को स्लाइस करके ले आएगा। अब चाहे स्ट्रिंग छोटी हो चाहे स्ट्रिंग बड़ी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जो हमें यहाँ पर बनाने को मिल गया। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द occurrence ऑफ वर्ड्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। occurrence ऑफ वर्ड्स इन ए गिवन स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है, आपको किसी स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स आते हैं वो आपको काउंट करना है। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, मैं लिख दें यहाँ पर पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज। अब बताओ इसमें कितने वर्ड्स आते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब
कैसे लॉजिक लगाएं इसका, बिल्ड करो लॉजिक। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जितने वर्ड्स आ रहे हैं, हर वर्ड की पहचान आपने क्या रखी है? अगर मैं ये गिन लूं स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4, वर्ड कितने होंगे, 1 2 3 4 5। लॉजिक तैयार। किसी भी स्ट्रिंग से अगर मैं काउंट करना चाहता हूं कि कोई भी करेक्टर कितनी बार आया, तो मैं काउंट मेथड से काउंट कर सकता हूं। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि हमारा स्पेस कितनी बार आया। अब जितनी बार स्पेस आया है उसमें अगर मैं क्या लगा दूं, +1, तो उतने वर्ड्स आए होंगे मेरे यहाँ पर। 5 वर्ड हैं, देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसमें मैं और लगा दूं तो सर और भी आ जाए, कम कर दोगे तो कम हो जाएंगे। लेकिन ये लॉजिक कई बार फेल हो जाएगा। कई बार फेल कैसे हो जाएगा सर? अगर ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी तो मान लीजिए, और इसमें वर्ड फुल स्टॉप के बाद भी आ गए, तो यहाँ पर लिख दिया इट वाज। अब देखो ये स्पेस तो नहीं है, इसको तो एक ही सिंगल वर्ड मान लेगा ये पूरा। ठीक है, जबकि हमारे हिसाब से 7 वर्ड है। क्यों? क्योंकि अब वर्ड को हम स्पेस के अलावा किससे भी मानने ना लग, डॉट या फुल स्टॉप आने पर मान रहे हैं। तो जब हम स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि फुल स्टॉप के साथ स्पेस लगाकर आपको अपना सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं देंगे तो फिर ये वर्ड हमारा अलग नहीं काउंट होगा, ये इसी के अंदर काउंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो ऐसे ही रखना है, तो फिर ये लॉजिक काम नहीं करेगा, फिर आपको और लॉजिक सोचना पड़ेगा, प्लस और भी इसमें ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के हम अभी ये मानकर चलते हैं, इतना ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था। अगर मैं इसमें ये लिख देता, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द अकरेंस ऑफ ईच, लगा देता इसमें। ईच का मतलब अगर मैं लिख दूं पाइथन इज पाइथन, बताओ इसमें पाइथन कितनी बार आया, 2 बार। इस कितनी बार आया, 1 बार। तो हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट करने का प्रोग्राम मैंने नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा है बस वर्ड्स की अकरेंस बता दो कितने वर्ड आते हैं। तभी के लिए हम इस प्रोग्राम में यही मानकर चलते हैं। इसके कई सारे पहलू हम और भी प्लस माइनस करके समझ सकते हैं। जैसा अभी आपने बताया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी तो वर्ड कैसे बनेगा, क्योंकि स्पेस के अलावा न्यू लाइन आने पर भी तो नया वर्ड माना जाएगा। फुल स्टॉप आ गया तो भी एक नया वर्ड माना जाएगा। तो ये सब बातें प्रोग्राम में भी गिवन नहीं है। अगर गिवन होंगी तो उसके अकॉर्डिंग लॉजिक हमें डिजाइन करना अपना पड़ जाएगा। चलिए फिलहाल आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे। ऐसे ही टाइम मिलता रहेगा, बीच बीच में असाइनमेंट करते रहेंगे।